नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब वो जगहें जहां ये हथियार गढ़े जाते हैं, मतलब हमारे विश्वविद्यालय, खुद ही एक गहरे संकट में हों। आज हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा गंभीर मुद्दा है। भारत के पब्लिक यूनिवर्सिटीज की आज क्या हालत है, और इस पूरी चर्चा का आधार है इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख। ये एक ऐसा विषय है जो गवर्नेंस, एजुकेशन पॉलिसी और हमारे लोकतंत्र में संस्थानों की भूमिका को समझने वालों के लिए, खासतौर से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस मुद्दे की परतों को खोलते हैं। तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये जो संकट की बात हो रही है, क्या ये कोई नई समस्या है जो पिछले कुछ सालों में ही पैदा हुई है, या इसकी जड़ें मतलब और भी गहरी हैं? देखिए, लेख के मुताबिक ये गिरावट कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो आप मानेंगे नहीं 1970 के दशक से चली आ रही है। 70 का दशक मतलब 50 साल से? जी, इसकी शुरुआत 60s में राज्यों की यूनिवर्सिटीज से हुई और धीरे धीरे ये बीमारी, कह सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक भी पहुंच गई। लेकिन लेख में यूपीआई सरकार की नीतियों का भी जिक्र है। उसे एक खास मोड़ क्यों माना गया है? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। लेखक का तर्क है कि यूपीआई के दौर में जो केंद्रीकरण की नीतियां अपनाई गई, मतलब एक ही तरह के नियम सब पर लागू करना, उसने अनजाने में एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जिसका बाद में वो दुरुपयोग करना आसान हो गया। अच्छा, मतलब सुधार के नाम पर भविष्य के हमलों की नींव रख दी गई। एक तरह से। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि ये गिरावट किसी एक सरकार के समय नहीं हुई, बल्कि कमोबेश सभी के दौर में जारी रही है। ठीक है, तो अगर समस्याएं 50 साल से हैं, तो अब ऐसा क्या बदल गया है कि लेखक इसे एक अकल्पनीय दुष्स्वप्न कह रहे हैं? पहले की समस्याओं में और आज के संकट में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क मेरे ख्याल से उम्मीद का है। पहले देखिए, तमाम समस्याओं के बावजूद एक बुनियादी ढांचा काम कर रहा था। एक उम्मीद थी कि एक हद से नीचे तो हालात नहीं गिरेंगे। छात्र असल में सीखना चाहते थे। कुछ बेहतरीन दिमाग अभी भी अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी अपनी तमाम खामियों के बावजूद विचारों के लिए एक आज़ाद जगह थी। एक फ्री स्पेस। और अब लेखक का कहना है कि वो बुनियादी ढांचा ही ठहरा है। वो जो एक न्यूनतम स्तर था वो भी अब नहीं रहा। ऐसा लगता है कि हम उस खाई में गिर चुके हैं जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मतलब नींव पहले से ही कमजोर थी। लेकिन लेख आज के दौर में दो खास ट्रेंड्स की ओर इशारा करता है जो इस कमजोर नींव पर किसी हथौड़े की तरह वार कर रहे हैं। पहला क्या है? पहला और सबसे चिंताजनक ट्रेंड है प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह से ढह जाना। इसका एक बहुत ठोस उदाहरण राजस्थान का है, जहां 5 कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स को एबीवीपी के विरोध के बाद हटा दिया गया। हाँ, ये खबर मैंने पढ़ी थी। अब देखिए, नियम ये कहता है कि अगर आप किसी इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी की जांच कर रहे हैं, तो जांच करने वाला अधिकारी उससे सीनियर होना चाहिए। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। ताकि जांच निष्पक्ष हो और पद की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में इस बुनियादी नियम को भी ताक पर रख दिया गया। मतलब जो प्रक्रियाएं इन संस्थानों को राजनीतिक दखल से बचाने के लिए थीं, उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक संकेत है। जी। ये तो हुई नियमों की बात कि कैसे सिस्टम को बाहर से कमजोर किया जा रहा है। लेकिन लेख कैंपस के अंदर के माहौल के बारे में क्या कहता है? क्या वहां भी कुछ बदल रहा है? वहीं पर दूसरा और उतना ही खतरनाक ट्रेंड सामने आता है। ये है एबीवीपी, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन को मिला अभूतपूर्व वीटो पावर। वीटो पावर? जी। लेखक कहते हैं कि उन्होंने देश के कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से बात की और लगभग सभी का यही कहना था कि अब उनके संस्थानों में क्या होगा और क्या नहीं, इस पर एबीवीपी का एक तरह से वीटो है। हाँ। इसका एक उदाहरण है वक्ताओं की प्री सेंसरशिप। मतलब किसी सेमिनार में किसे बुलाना है, किसे नहीं, ये पहले से ही तय हो जाता है, इस डर से कि कहीं कोई विरोध ना हो जाए। राजस्थान को लेकर तो और भी गंभीर आरोप है कि वहां ये संगठन राजनीतिक उगाही के लिए एक मुखौटे की तरह काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। लेख इसकी तुलना कोलकाता से करता है, जहां कभी लेफ्ट फ्रंट के दौर में शिक्षा के केंद्रों को इसी तरह, क्या कहते हैं, नष्ट किया गया था। चिंता के बात यह है कि जो चीज पहले कुछ राज्यों तक सीमित थी, वो अब एक राष्ट्रीय चलन बनती जा रही है। ये छात्र संगठनों वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है,
क्योंकि छात्र राजनीति का मकसद तो छात्रों के हक के लिए लड़ना होता है ना। तो फिर लेख के मुताबिक ये समस्या की जड़ कैसे बन गई? यहीं पर लेख एक बहुत ही बुनियादी तर्क देता है। समस्या छात्र राजनीति अपने आप में नहीं है, बल्कि छात्र और शिक्षक संघों का राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। अच्छा। और ये किसी एक संगठन की बात नहीं है, इसमें एबीवीपी, एसएफआई, एनएसयूआई सभी का जिक्र है। समस्या ये है कि छात्र राजनीति अब छात्रों की नहीं बल्कि पार्टियों की राजनीति बन गई है। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। मतलब एक छात्र संघ जिसका काम फीस बढ़ोतरी या हॉस्टल जैसी समस्याओं पर बात करना है, वो अपनी पार्टी की लाइन पर चलने के लिए छात्रों के हितों को ही नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल यही। और इसके 3 बड़े और कह सकते हैं दुखद परिणाम हुए। पहला, छात्र संघों ने छात्रों के असली मुद्दों को छोड़कर पार्टियों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक की नजर में छात्र की एक अलग पहचान ही खत्म हो गई। अब छात्र संघ को छात्रों का प्रतिनिधि नहीं बल्कि किसी पार्टी का यूथ विंग समझा जाने लगा। और तीसरा परिणाम? तीसरा परिणाम सबसे ज्यादा दुखद है। जो लोग यानी छात्र और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की आज़ादी और अकादमिक माहौल के सबसे बड़े रक्षक होने चाहिए थे, वही लोग अब ऐसा कर पाने में असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान एक प्रोफेसर या छात्र से पहले एक पार्टी के सदस्य की बन गई थी। तो अगर पार्टी का स्टैंड यूनिवर्सिटी के हितों के खिलाफ भी हो तो उन्हें चुप रहना पड़ता था। उनके हाथ बंद गए थे। लेखक के अनुसार भारतीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। मतलब जो रक्षक थे वही अब रक्षा करने में सक्षम नहीं रहे। ये तो एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी जैसा लगता है, जहां शरीर के अपने ही सेल्स शरीर पर हमला करने लगते हैं। इसका असर दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसे बड़े नामों पर कैसा दिख रहा है? लेख में इन संस्थानों के हाल को एक ऐसा बुरा सपना बताया गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही भारी शब्द हैं, लेकिन लेखक कुछ ठोस मिसालें भी देते हैं जो दिखाती हैं कि हालत कितनी खराब है। जैसे छात्र अब सेमिनार करने से भी डरते हैं। शिक्षकों को अपना रिसर्च पेपर छपने से पहले महीनों पहले जमा करना पड़ता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का एक अनकहा दबाव रहता है। और नौकरियों और दाखिले पर? वहां भी स्थिति चिंताजनक बताई गई है। नियुक्तियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है और सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को एकेडमिक समस्या का समाधान नहीं बल्कि सिर्फ एक परीक्षा मशीन बताया गया है। जो कोचिंग इंडस्ट्री को तो फायदा पहुंचा रही है। बिल्कुल, लेकिन यूनिवर्सिटी के चरित्र को खत्म कर रही है। कुलपतियों का रवैया ऐसा हो गया है मानो उनका काम शिक्षा देना नहीं बल्कि सरकार के एजेंडे को लागू करना हो। ये तो सिस्टम की बातें हुई। क्या लेख में कुछ ऐसी व्यक्तिगत कहानियां भी हैं जो इस गिरावट के इंसानी पहलू को दिखाती हों? क्योंकि आंकड़ों से ज्यादा असर कहानियों का होता है। हाँ, और वो काफी मार्मिक है। एक प्रोफेसर का जिक्र है जो मजाक में कहते हैं कि आजकल नौकरी के लिए 3 डिग्रियों की जरूरत है, आरएसएस, मोदी और पैसा। ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। जी, ये दिखाती है कि मेरिट की जगह आप क्या ले रहा है। और दूसरी कहानी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक अर्थशास्त्री की है। ये संस्थान कभी दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में गिना जाता था। लेख बताता है कि वो अर्थशास्त्री ये सोचते हुए रो पड़े कि उनका संस्थान कभी क्या था और आज किस हाल में पहुंच गया है। ये डीएससी वाले प्रोफेसर की कहानी सुनकर तो सच में बहुत दुख होता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ आंकड़ों या नियमों की बात नहीं है, लोगों का अपनी संस्थाओं से एक भावनात्मक जुड़ाव टूट रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर हालत इतनी खराब है तो इतना सन्नाटा क्यों है? दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कभी विरोध और प्रदर्शनों का गढ़ हुआ करती थी, अब कोई हंगामा क्यों नहीं हो रहा? यहीं पर लेख सार्वजनिक चुप्पी के मुद्दे पर आता है, जो शायद सबसे डरावना पहलू है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां कभी कुलपति एक फूल का गमला भी बिना विरोध के नहीं हिला सकते थे, आज पार्टी स्टेट के सामने पूरी तरह से शांत और निष्क्रिय है। शांत और निष्क्रिय? जी, इसके लिए लेख में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, डोमेस्टिकेटेड। यानी पालतू बना लिया गया है। जैसे किसी जंगली जानवर को ट्रेनिंग देकर पालतू बना लिया जाता है, जिसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। पालतू बना लिया गया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली उपमा है। और इसके साथ एक और सांस्कृतिक तुलना की गई है जो बहुत गहरी है। लेखक कहते हैं कि भारत की एक पुरानी परंपरा रही है जहां शासक भी ज्ञान के स्थान यानी गुरुकुल में अपने हथियार बाहर रखकर प्रवेश करता था।
ये ज्ञान और सत्ता के बीच सम्मान का रिश्ता था। वाह, ये गुरुकुल वाली तुलना तो कमाल की है। मतलब जहां राजा भी हथियार बाहर रख कर जाता था, वहां अब सत्ता पूरी ताकत के साथ घुस रही है। ये तो पूरी सोच का 180 डिग्री घुमाव है। बिल्कुल। लेख के अनुसार आज हम उस नैतिकता का ठीक उल्टा देख रहे हैं। सत्ता अब पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर गुरुकुल में मार्च कर रही है और उसे न कहने वाला कोई नहीं बचा है। तो इस पूरी चर्चा का, इस लेख का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इस कहानी का अंत क्या है? अंत बहुत निराशाजनक है। निष्कर्ष ये है कि अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या छात्र बचे ही नहीं हैं। केवल पक्षपाती मतलब पार्टिसंस बचे हैं। या उससे भी बदतर, अब केवल दो ही श्रेणियां हैं, राष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी। अकादमिक और बौद्धिक पहचान पूरी तरह से राजनीतिक पहचान के नीचे दब गई है। और जब ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी का जो मूल उद्देश्य है, सवाल पूछना, ज्ञान खोजना और खुलकर बहस करना, वो सब इस शोर और ध्रुवीकरण में कहीं खो जाता है। तो आज के इस गहन चर्चा का सार ये है कि भारत के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का संकट कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक धीमी गति से चल रहा क्षरण है जिसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। लेकिन आज प्रशासनिक नियमों के पतन और कैंपस की राजनीति के पूरी तरह से दलीकरण ने इस संकट को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां इन महत्वपूर्ण संस्थानों की आत्मा ही खतरे में पड़ गई है। परिणाम है एक खामोश पालतू विश्वविद्यालय। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। अगर लेख का तर्क सही है और विश्वविद्यालय की रक्षा करने वाले छात्र और शिक्षक ही अपनी पार्टी की मजबूरियों में बंध गए हैं, तो फिर इस गिरावट को रोकेगा कौन? सीखने और सवाल पूछने की इन आज़ाद जगहों को बचाने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या अब ये जिम्मेदारी नागरिक समाज और हम जैसे आम नागरिकों की है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी और निष्पक्ष चर्चा के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। अगली बार तक सोचते रहिए।